Hello friends, today we are going to discuss about the topic permutation. परम्यूटेशन क्या है? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, मैं बताती हूँ। परम्यूटेशन वर्ड बना है परम्यूट से। परम्यूट का मतलब होता है काउंटिंग करना, और वो काउंटिंग भी कैसा? ग्रुपिंग में अरेंज करके। ठीक है, हम सभी जानते हैं मैथ्स क्या है? मैथ्स इज सिंपली काउंटिंग। काउंटिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, मैथ्स में काउंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये काउंटिंग किसका करते हैं? हम किस पर हम काउंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं? नंबर्स पे। नंबर्स पे ही तो हम सभी तक प्रकार की काउंटिंग करते हैं। तो नंबर पे हम काउंटिंग तो करते हैं, पर काउंटिंग करने के तरीके कितने होते हैं? काउंटिंग करने के भी कई अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं। या तो हम नंबर को इंडिविजुअली काउंट कर लें, या क्या करें, उनके ग्रुप्स बनाएं और ग्रुप को काउंट करें। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ग्रुपिंग करने के भी कई तरीके होते हैं। ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को अलग अलग बांट के उनका ग्रुप बना देते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे कि हमें 6 बॉल दी गई, हम लोग के पास 6 बॉल्स हैं और हमें 2 बॉल्स का ग्रुप बनाने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करेंगे, 2 बॉल लेंगे और ग्रुप बना देंगे। टोटल कितने ग्रुप बनेंगे? 2 बॉल्स के 3 ग्रुप्स, 6 बॉल्स। अगर टोटल 6 बॉल्स हैं और 2 बॉल का हम ग्रुप बनाएं तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 3 ग्रुप्स। ठीक है, पर परम्यूटेशन में हम एक अलग प्रकार की ग्रुपिंग करते हैं। एक अलग प्रकार की ग्रुपिंग करने का तरीका है जिसको हम किस में पढ़ेंगे? परम्यूटेशन में। परम्यूटेशन में ग्रुपिंग किस प्रकार करते हैं? सपोज अगर हमको 6 प्रकार की बॉल्स दी गई, तो हम क्या करेंगे, जब उनकी ग्रुपिंग करेंगे तो हम उन 6 बॉल्स को ही लेकर ग्रुप बनाएंगे। और ये भी ध्यान देना है कि हर ग्रुप में कितने बॉल होने चाहिए? 6 बॉल। लेकिन हर ग्रुप अब अलग कैसे होगा, उनका क्या बदलेगा? ऑर्डर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर बदलना है। अब आप बताइए, ऑर्डर बदलना किसे कहते हैं? मैं आपको बताती हूँ ऑर्डर बदलना किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग के पास ये 2 ऑब्जेक्ट हैं और इनका हम लोग को ग्रुप बनाने के लिए कहा जाए, सिंपल। ठीक है, तो हम एक ग्रुप बनाएंगे, क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिए, इसको यहाँ पे लिए। अब ये एक ग्रुप बन गया। अब हम इनका क्या करते हैं, दूसरा ग्रुप बनाने के लिए इनका ऑर्डर बदलते हैं। ऑर्डर कैसे बदलेंगे? इसकी जगह पे ये वाली ले लेंगे, इसकी जगह पे ये वाली। अब ये क्या बन गया? ग्रुप। मतलब अगर हम 2 ऑब्जेक्ट लिए और उनका ऑर्डर चेंज करके ग्रुप बनाए तो कितने ग्रुप बने? 2। कैसे? एक ऐसा और एक ऐसा। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हुए? 2। तो जब हम ऐसे ऑर्डर चेंज करके ग्रुप बनाते हैं, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को लेके जो हमको दिया हुआ है उसमें और ना ऐड करना है ना उसमें से हमें कुछ कम करना है, बस उनका ऑर्डर चेंज करके जब ग्रुपिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। और ग्रुपिंग करके उन ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स को काउंट करना कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बने, वो क्या कहलाता है? परम्यूटेशन। एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज हम लोग के पास 3 कलर की बॉल्स हैं, पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट इज रेड, सेकेंड इज ब्लू एंड थर्ड इज येलो। अब इन 3 बॉल्स को लेके हमें क्या कहा गया? परम्यूटेशन कीजिए, इसको अलग अलग ग्रुप में परम्यूट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सब इनका अरेंज करेंगे। सपोज हमने पहले रेड कलर की बॉल ली, फिर येलो, फिर ब्लू कलर की बॉल ली। अब हम लोग के पास बॉल 3 है, हमें और बॉल नहीं लेना है कहीं से। हम क्या करते हैं, इनका ऑर्डर बदलते हैं। अब हमने क्या किया, रेड को ही लिया, सेकेंड नंबर पे ब्लू लिया और थर्ड पे येलो लिया। हमने क्या किया, ब्लू कलर और येलो कलर के बॉल का ऑर्डर चेंज कर दिया। उसकी जगह पे ब्लू की जगह पे येलो और येलो की जगह पे ब्लू, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया। बॉल तो 3 ही है, पर ग्रुप कैसे अलग है? ऑर्डर के बेसिस पे। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में येलो लेते हैं, सेकंड में रेड और थर्ड में ब्लू। फिर येलो पहले में ही लेके क्या करते हैं, ब्लू और रेड कलर की बॉल का ऑर्डर चेंज कर दिए। अब फर्स्ट में क्या लेते हैं, ब्लू, फिर येलो, फिर रेड। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। अब देखिए, टोटल हमने क्या किया, 3 कलर की बॉल थी और 3 कलर की बॉल को हमें
इस प्रकार अरेंज करने के लिए कहा गया कि उनका ग्रुपिंग करना है और उनको अलग अलग परम्यूट करना है। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना मिलेगा? तो आप मेरे को बताइए परम्यूटेशन यहाँ पे किसको बोलेंगे? ये आर वाई बी, आर बी वाई, वाई बी आर कौन सा है परम्यूटेशन? मैं आपको बताती हूँ। परम्यूटेशन ये कुछ नहीं है। परम्यूटेशन क्या होता है? ये टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बने, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जितने बने वो क्या कहलाता है? परम्यूटेशन। मतलब अगर 3 कलर्स की बॉल हैं और उनको परम्यूट करने के लिए कहा जाए तो परम्यूटेशन कितना होगा? 6। अब मैं इसका वन लाइन डेफिनेशन आपको बताती हूँ। इसका डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट can be arranged by changing its order। देखिए परम्यूटेशन का अगर हम वन लाइन डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? इन हाउ मेनी वेज सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड बाई चेंजिंग इट्स ऑर्डर। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहा होगा। सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का ये मतलब है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट देंगे हमको और उनको अरेंज करने के लिए ग्रुपिंग में कहा जाए, हमको ना उनमें से कुछ कम करना है ना उसमें कुछ एडअप करना है। बस उन्हीं ऑब्जेक्ट को लेके उनके अलग अलग ग्रुप इस प्रकार बनाने हैं कि उनके ग्रुप्स का सिर्फ क्या बदला हो? ऑर्डर बदला हो। यहाँ पे देखिए चेंजिंग इट्स ऑर्डर मतलब इन हाउ मेनी वेज सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स ऑर्डर। ठीक है, ये समझ आया परम्यूटेशन होता क्या है। अब देखिए हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हम लोग के पास क्या है? 4 नंबर ऑफ चेयर्स है और 4 नंबर ऑफ पीपल्स है। अब इन 4 पीपल्स को 4 चेयर में हमको अरेंज करना है, तो हम इनको कितने प्रकार से बिठा सकते हैं उन 4 चेयर्स पे? ठीक है, सपोज ये है चेयर नंबर 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ठीक है, अब जब पहले चेयर पे सपोज 4 लोग आए और 4 चेयर्स रखी हुई हैं, फर्स्ट चेयर पे देखेंगे तो फर्स्ट चेयर पे उन चारों में से कोई भी जाके बैठ सकता है। मतलब सपोज 4 पीपल्स कौन कौन हैं? ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इन ए, बी, सी, डी 4 पर्सन्स में से कोई भी पर्सन जाके फर्स्ट नंबर के चेयर में बैठ सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर के चेयर के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज कितनी है? 4। या तो ए जाके बैठ सकता है या बी या सी या फिर डी। मतलब इन चारों पर्सन्स में से कोई भी जाके उस फर्स्ट नंबर के चेयर पे बैठ सकता है। तो चेयर नंबर 1 के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 4। ठीक है, अब चेयर 2 पे सपोज ए नाम का पर्सन चेयर 1 पे बैठ गया। अब चेयर 2 पे बैठने के लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बचे? बी, सी, डी, दैट इज 3। मतलब अगर एक पर्सन चेयर नंबर 1 पे अरेंज हो गया तो सेकेंड नंबर के चेयर के लिए कितने पर्सन बचे? 3 पर्सन्स। अब सिमिलर अगर चेयर नंबर 1 पे बी बैठ गया तो इसके लिए कौन कौन बच जाएंगे? बी, सी, डी। मतलब इसके लिए भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3। सिमिलर यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि फर्स्ट चेयर के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी थी? 4। और फर्स्ट चेयर के बाद सेकंड चेयर के लिए हर एक पर्सन के बैठने के बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3। तो अगर हम इसको टोटल देखें तो टोटल कितना मिलेगा? 3, 3, 3, 3 मतलब 12। अब सेकेंड चेयर पे जाते हुए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 12। अब हमें 12 लाना है
और इसमें दिख रहा है हमको हर एक ब्रांच पे हर एक पर्सन के बैठने के बाद टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी दिख रही है, 3 मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 12। हमने इंटू ही क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको टोटल कितना लाना है 3 मतलब 12। तो 4 इंटू 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 12। अब चेयर नंबर ऑफ 3 पे गए तो क्या हुआ कि अगर पर्सन ए नाम का पर्सन चेयर 1 पे बैठा, बी नाम का पर्सन चेयर 2 पे बैठा, तो चेयर नंबर 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पर्सन की कितनी हो जाएंगी, 2। कौन कौन सा, सी एंड डी। सिमिलर अगर सी यहाँ पे अरेंज हो जाता है तो यहाँ पे कौन कौन बैठ सकते हैं, बी और डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी और बी। इसमें भी हमको क्या क्या मिलेगी, 2 ब्रांचेस मिलेंगी सब में, ठीक है। 2 ब्रांचेस क्यों मिलेंगी, क्योंकि अगर 2 पर्सन यहाँ पे अरेंज हो गए तो टोटल पॉसिबिलिटीज फॉर चेयर नंबर 3 इज 2। मतलब चेयर नंबर 3 के लिए टोटल पर्सन कितने बचे हैं, 2। उन 2 पर्सन में से कोई भी जाके चेयर नंबर 3 पे बैठ सकता है। तो चेयर नंबर 3 के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 2। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ कितनी पॉसिबिलिटीज देखें तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 6। एक के लिए 6 मतलब 4 के लिए कितने हो जाएंगे, 24 लाना है। अब हम कैसे लाएंगे, यहाँ पे क्या करते हैं हम 2 का मल्टीप्लाई करने का एक और रीज़न है, क्योंकि हमको यहाँ पे कितनी ब्रांचेस मिल रही है, 2 ब्रांचेस, इसलिए हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इज 12 इंटू 2 इज 24, ठीक है। अब 3 पर्सन 3 चेयर्स पे अरेंज हो गए तो फोर्थ चेयर के लिए तो ओनली कितने पर्सन बच गए, 1। तो अगर C यहाँ पे अरेंज होता है तो D यहाँ पे आएगा, D यहाँ पे अरेंज होता है तो C, B अरेंज हुआ तो D अरेंज हुआ तो B। ऐसे करके हर एक के लिए कितनी ब्रांचेस मिलेंगी, हम लोग को 1 ब्रांचेस मिलेंगी। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखेंगे तो कितना मिलेगा, 24। तो 24 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्यों क्या समझ आया, क्योंकि चेयर नंबर 1 के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज 3 4, चेयर 2 के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज 3 3, चेयर नंबर 3 के लिए पॉसिबिलिटीज थी 2 और चेयर नंबर 4 के लिए पॉसिबिलिटीज थी 1। तो हमने क्या किया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 24। तो अगर हमें कहा जाए कि 4 नंबर ऑफ चेयर्स हैं, 4 नंबर ऑफ पर्सन्स हैं और उन चेयर्स में उन पर्सन्स को अरेंज करना है तो हम कितने प्रकार से उनका परम्यूटेशन बना सकते हैं, दैट इज 24। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। सपोज 4 की जगह क्या है हम लोग के पास, 5 लेटर्स हैं और 5 हम लोग को दिए गए हैं एनवेलप्स। अब क्या करना है हम लोग को, 5 एनवेलप्स में 5 लेटर्स को डालना है, उनको उन पे अरेंज करना है और वो लेटर्स अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के लेटर्स हैं और उन एनवेलप्स में उन लेटर्स को डालना है, परम्यूट करना है हमको। तो हम कैसे करेंगे, अगर हम सिंपल देखें तो ये क्या है, एनवेलप E1, ये एनवेलप E2, एनवेलप E3, एनवेलप E4 एंड एनवेलप E5, ठीक है। अब एनवेलप E के लिए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, या हम कहें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो क्या है 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5, और हम उन 5 लेटर्स में से कोई सा भी लेटर एनवेलप नंबर 1 में डाल सकते हैं। तो एनवेलप नंबर 1 के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 5। सपोज अगर एक लेटर यहाँ पे फिक्स हो गया तो एनवेलप E2 के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 4। अगर हम 5 को क्या माने n, तो हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज n है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक कम हुआ, 1 रिड्यूस होते गया, इसलिए हम इसको क्या लिखे n-1। अब एक लेटर एनवेलप E1 में डाल दिए, एक लेटर एनवेलप E2 में, तो थर्ड एनवेलप के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 3, जिसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं n-2।
फोर्थ लेटर के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी 2 और फिफ्थ के लिए 1। हम इसको लिख सकते हैं n-3 n-4। अगर हम लोग के पास 5 एनवेलप्स हैं, 5 लेटर्स हैं और उन 5 एनवेलप में 5 लेटर्स को डालना है तो एनवेलप E1 के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 5, E2 के लिए 4। क्यों? क्योंकि एक लेटर यहाँ पे फिक्स हो गया तो टोटल बचे कितने 4। उन 4 में से एनवेलप E2 में कोई सा भी लेटर डाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है 4। अब इसमें एक डाल दिए तो बचे कितने 3 लेटर्स। अब इस 3 एनवेलप में डालने के लिए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 3, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 3। अब लेटर एनवेलप E4 में डालने के लिए टोटल लेटर्स बचे 2, सेम एनवेलप E5 में डालने के लिए बचे लेटर 1। तो इसका अगर हम परम्यूटेशन करें तो क्या मिला 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये क्या मिलेगा हमको 120। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम 5 को n से रिड्यूस करें, सॉरी n से रिप्लेस करें तो क्या मिलेगा n, फिर एक कम n-1, देन अगेन 1 कम n-2, n-3, n-4। तो मैथ्स में क्या किए, इस प्रकार लंबा डेरिवेशन ना करते हुए मैथ्स में क्या किया, इसको रिड्यूस करके, जैसे सपोज 5 × 4 × 3 × 2 × 1 था तो इतना लंबा सा ना लिख के उसको टाइम टेकिंग मेथड को रिड्यूस करने के लिए, जैसे हमने वहाँ पे देखा था सबसे पहले हमने ब्रांचेस बना के सॉल्व की, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर क्या किया हमने इस प्रकार सिंपल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की, इसमें भी उससे टाइम कम लगा पर ये भी टाइम टेकिंग था। फिर मैथ्स में इसको और रिड्यूस करके क्या किए 5, जब ऐसा कुछ लगातार हमको मिले 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लगातार नंबर जब 1 से स्टार्ट होते किसी नंबर पे ख़त्म होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, इन जहाँ पे वो लास्ट होता है उनमें सबसे बड़ा नंबर, उसको लिख के उसके बाद एक साइन लगाते हैं। ये साइन क्या कहलाती है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को या इस साइन से दर्शाते हैं या फिर इस साइन से, इसके अंदर वर्ड लिख के। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये क्या कहलाता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट है और उनको ऐसे अरेंज करना है तो हम इसको सिमिलर इधर से जाते गए ये और रिड्यूस होके कहाँ तक जाएगा 1 तक। तो 1 से स्टार्ट होके ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है n पे, सबसे बड़ा कौन सा है n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। ठीक है, तो अगर हमें सिंपल पहले से फैक्टोरियल दे दिया गया और फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए क्या कहा गया तो हम क्या करेंगे, सपोज हमको दिया गया फैक्टोरियल 6 और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कही गई, तो हमने यहाँ पे क्या किया था 1 से स्टार्ट करके 5 से ख़त्म, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे उसको हम क्या बोले थे फैक्टोरियल 5। तो अगर हमें फैक्टोरियल 6 दिया गया तो हम क्या करेंगे 6 × 5 × 4 × 2 3 × 2 × 1, जो नंबर दिया गया वहाँ से स्टार्ट करना है और रिड्यूस करते हुए कहाँ तक जाना है 1 तक। ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल में लगातार नंबर ही होने चाहिए, उनमें से अगर कोई मिसिंग है तो वो फैक्टोरियल में हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या कहलाता है, अगर कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट हो पे कहीं पे लास्ट होता है तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसको लेके उसके बाद एक साइन लगाते हैं जो होता है फैक्टोरियल, और वो फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं उस नंबर से स्टार्ट करके रिड्यूस करते हुए उसको डिक्रीज करते हुए कहाँ तक लेके जाना है 1 तक। ठीक है, अब मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। यूरोप में एक व्यक्ति था जिनका नाम था फेबियन स्टेडमैन। फेबियन स्टेडमैन, इनको क्या हुआ, एक चर्च में घंटे बजाने का काम दिया गया और इनके पास 2 बेल्स थी और उनको कहा गया कि 2 बेल्स आप बजाइए। वे क्या करते थे, फर्स्ट बजाते थे फिर सेकंड बजाते थे। वे ऐसा करते करते बोर हो गए, फिर उन्होंने क्या सोचा कि क्या मैं सेकंड बजाऊं फिर फर्स्ट बजाऊं, फिर दूसरे दिन फिर फर्स्ट बजा के सेकंड बजाऊं, ऐसे करके मैं अलग अलग धुनें उत्पन्न कर सकता हूं। ये सोच के उन्होंने वैसा करना चालू किया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पास 3 बेल्स हो तो मैं क्या ऐसी कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ धुनों की। वे क्या करते थे, पहले पहला बजाते थे फिर सेकंड फिर थर्ड,
दूसरे दिन क्या करते थे, फर्स्ट पहले ही, लेकिन सेकंड और थर्ड बेल्स के ऑर्डर को चेंज करके पहले सेकंड थर्ड बजाते थे, फिर सेकंड बजाते थे। इस टाइप से उन्होंने टोटल धुनें कितनी उत्पन्न कर सकता हूँ ये सोच के काउंट करना चालू किया। फिर उन्होंने सेम प्रैक्टिकल 4 बेल्स पे की, फिर 5 बेल्स पे। फिर वो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हम लोग के पास अलग अलग टाइप की बेल्स हो और हम उनका अलग अलग धुन निकालना चाहें, सिर्फ उन्हीं बेल्स को लेके उनका ऑर्डर बदल के, तो टोटल नंबर ऑफ धुनें कितनी मिल सकती हैं। तो वहीं से हमको मिला था फैक्टोरियल। वही उन्होंने ही क्या बताया था, फैक्टोरियल कहाँ से आता है और फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, फैक्टोरियल को किसने बताया था, फेबियन स्टेडमैन। और परम्यूटेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, एक इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर द्वितीय, जिन्होंने 1150 ईस्वी में परम्यूटेशन के बारे में सबसे पहले बताया और उन्होंने अपनी पुस्तक लीलावती में इसके बारे में वर्णन किया है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं परम्यूटेशन पे। हमने देखा कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब हमने क्या, वहाँ पे 3 न्यूमेरिकल बनाए। एक में हम लोग के पास 3 कलर्स की बॉल्स थी, तीनों को हम इंटरचेंज करके कितने ग्रुप बना सकते हैं। सेकेंड में हमने देखा कि 4 नंबर ऑफ पीपल्स थे, 4 नंबर ऑफ चेयर्स थे, हमने उनके भी अरेंजमेंट निकाल लिए। थर्ड में हमने देखा कि 5 लेटर्स थे और 5 एनवेलप्स थे, उनको कितने प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं वो भी निकाल लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ बॉक्सेस या प्लेसेस हमेशा इक्वल हो। अगर इक्वल ना हो तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज हम लोग के पास क्या है, 5 चेयर्स हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे देखा था, इसलिए मैं फिर से वही वाला न्यूमेरिकल ले रही हूँ। 5 चेयर्स हैं और पर्सन कितने हो गए, 3 पर्सन्स, या इसको जस्ट उल्टा करें, 5 पर्सन्स हैं और 3 चेयर्स हैं, तो हम उनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये वाला देखते हैं। 5 चेयर्स हैं और 3 पर्सन्स हैं, तो इनमें से हम क्या करेंगे, चाहे ये वाला दे चाहे ये वाला दे, दोनों क्वेश्चन सेम है, परम्यूटेशन के बेसिस पे दोनों का सॉल्यूशन भी सेम है। हमको स्टार्ट कहाँ से करना है ये आपको ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, जो स्मॉल नंबर होगा। ठीक है, जो स्मॉल नंबर होगा वहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे दिए हैं 3 पर्सन्स या यहाँ पे दिए हैं 3 चेयर्स, तो हमको क्या लेना है, स्मॉल से स्टार्ट करना है। जैसे 5 पर्सन्स 3 चेयर्स, तो हम ये सपोज चेयर 1, चेयर 2 एंड चेयर 3। अब 5 पर्सन्स हैं, तो चेयर 1 के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पर्सन्स की कितनी है, 5 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन 5 पर्सन्स में से कोई भी जाके फर्स्ट चेयर पे बैठ सकता है। सेकेंड नंबर के चेयर एक यहाँ पे बैठ गया, तो सेकेंड नंबर के चेयर के लिए पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी, 4। सिमिलर थर्ड नंबर के लिए चेयर के लिए पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो हमने ऐसा क्यों किया, हम लोग के पास 5 पर्सन्स थे, 5 चेयर्स थे, तो वो 5 पर्सन्स जाके उस 3 चेयर्स में जाके बैठना चाहते हैं, तो वो कितने प्रकार से अरेंज होके बैठ सकते हैं। तो 5 × 4 × 3। पर हमने अभी परम्यूटेशन में क्या पढ़ा, फैक्टोरियल में क्या पढ़ा, कोई नंबर स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होना चाहिए, 1 पे, पर ये 1 पे एंड नहीं, हमको तो 1 वाला पता है। तो हमने क्या किया, 5 × 4 × 3, 1 तक लाने के लिए हमने 2 × 1 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 2 × 1 डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 5 × 4 × 3 × 1 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5। ठीक है ना, और 2 × 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट होकर 2 पे लास्ट हो गया, और इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2। अब क्वेश्चन देखिए, 5 पर्सन्स थे, 3 चेयर्स थे। ठीक है, यहाँ पे और हमको क्या मिला है, 2। अब हमको 3 पता है और 5 पता है, 2 तो पता नहीं है, तो हमने इसको क्या किया, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 - 3। 5 - 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। ठीक है,
तो हम इसको अपने क्वेश्चन के फॉर्म में लाने के लिए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 लिखें। अब ये आपको समझ आया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा 60। ठीक है, वो तो यहीं से मिल जाएगा, पर मैं ये आपको दूसरे रीज़न से बता रही थी। सपोज अगर हम लोग के पास क्या है, n चेयर है या n पर्सन है, n पर्सन्स है और r नंबर ऑफ चेयर्स हैं, तो हम इसको इस बेसिस पे लिखें कि किस प्रकार अरेंज कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। ये मैं क्यों लिखी, क्योंकि अगर 5 पर्सन थे, 3 चेयर्स थे, तो हमने लिखा फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग के पास n नंबर ऑफ पर्सन है, r नंबर ऑफ चेयर है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। मैथ्स में इसको रिड्यूस करके क्या किया गया, n p r। ये फॉर्मूला है, मैं आपको ये बता रही थी, n p r। n यहाँ पे बताता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, r बताता है टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं, और ये p परम्यूटेशन को डिनोट करता है। ठीक है, अब और कुछ टेक्निक्स देखते हैं जो परम्यूटेशन को सॉल्व करने में मदद करता है। तो हमने देखा कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करते हैं, और ये फॉर्मूला NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r कैसे आया। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो आपको बताऊंगी, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको यूज़ होने वाली है, वो टेक्निक्स मैं आपको पहले बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहला है फैक्टोरियल कैसे तोड़ना है, मैं एक बार कैसे फैक्टोरियल को रिड्यूस करना है और उसको हटाना है वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। हमने देखा था फैक्टोरियल n कैसे करते हैं, जो हमको फैक्टोरियल दिया है वहीं से स्टार्ट करना है और उसको 1 1 रिड्यूस करना है। जैसे n को हम 1 रिड्यूस किए तो क्या मिला, n माइनस 1, फिर इसको किए तो n माइनस 2, ऐसा करते करते कहाँ तक लेके जाना है, 1 तक। ठीक है, अगर इसकी जगह कुछ और हो, जैसे सपोज 2k माइनस 1 दिया फैक्टोरियल में, अब इसको हमें रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर से स्टार्ट किए 2k माइनस 1, अब इसको 1 रिड्यूस करेंगे, तो अगर हम इसको 1 इसमें 1 माइनस करें तो हमको क्या मिलेगा, -1 यहाँ पहले से है, एक और माइनस किए तो -2, अगेन 2k माइनस 3, ऐसा करते हुए कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। ठीक है, तो फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करना है, 1। अब एक टेक्निक देखिए, अगर कुछ नंबर्स हैं, जैसे सपोज हमको दिया गया फैक्टोरियल 8 और उसके सामने में दिया 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ठीक है, तो ये क्या है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, और सिमिलर 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 को रिड्यूस करें 1 1, तो कहाँ तक जाएगा ये, 1 तक, 1 तक। ठीक है, अब 1 से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर अगर 1 से स्टार्ट होके लगातार वे में कहीं पे उसका बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए, लगातार वो जाके जहाँ पे लास्ट होती है तो उनमें जो बड़ा नंबर होता है उसको हम लेके क्या करते हैं, फैक्टोरियल बना देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10। तो मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि जैसे कोई नंबर है और उसके सामने में, ठीक है, उसके सामने में उसके जस्ट बाद के नंबर्स हों, उसके जस्ट बाद के उससे बड़े नंबर्स हों, तो हम उसको उसके फैक्टोरियल के अंदर ले लेते हैं और उनमें से जो बड़ा नंबर हो उसको लिख के हम उसके बाद क्या करते हैं, फैक्टोरियल लगा देते हैं। इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। एक देखिए, अगर हमें दिया गया n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और सामने में दिया n माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, n माइनस 2 उससे बड़ा कौन सा है, n माइनस 1, n माइनस 1 से बड़ा कौन सा है, n, तो हम क्या किए, इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली फैक्टोरियल n। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये लगातार n तक जाएगा
और इन तीनों में कौन सा बड़ा है n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट फैक्टोरियल n। अब देखिए सपोज n-2 फैक्टोरियल तो हमको दिया और इसके बाद क्या किया डायरेक्ट n दिया हुआ है, हमको n-1 नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको क्या हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं? इसको हम फैक्टोरियल n नहीं लिख सकते, या फिर अगर हम इसको फैक्टोरियल n लिखना भी चाहते हैं तो हम क्या करेंगे n-1 का डिवाइड और n-1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इन तीन को मिला के हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n और n-1 तो डिवाइड में वो हमने डिवाइड किया था वो, तो अगर हमको एडअप करना है फैक्टोरियल तो उसमें क्या करते हैं जब लगातार हो तभी लेना रहता है। जैसे अगर कोई ऐसा मिसिंग हो ऐसा तो हम उसको फैक्टोरियल में नहीं लेते, अगर लेना है तो हम उस नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लेंगे। ठीक है, अब देखिए वैल्यू फैक्टोरियल, अच्छा बताइए हम तो फैक्टोरियल 5 निकाल लेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 4 भी फैक्टोरियल निकालना चाहें तो 4 × 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 2 निकालें तो 2 × 1। तो फैक्टोरियल 0 क्या होता है आप बताइए? फैक्टोरियल 0 कैसे आएगा वो मैं बताती हूँ। जैसे फैक्टोरियल 4 क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1 मतलब 24। फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 × 2 × 1 दैट इज 6। फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 × 1। फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1। ठीक है, अब इस फैक्टोरियल 3 को हम लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4। ऐसा क्यों किए 3 × 2 × 1 यहाँ पे भी है और ये टोटल वैल्यू किसकी है फैक्टोरियल 4 की, लेकिन अगर हमको इतना लेना है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 × 2 × 1 क्या होता है फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4। वैसे ही फैक्टोरियल 3 क्या होता है फैक्टोरियल 2 होता है फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 3। फैक्टोरियल 1 होता है फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो भी फैक्टोरियल निकालना है उससे एक बड़ा नंबर उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वो नंबर। तो अगर हम फैक्टोरियल 0 निकालें तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी है 1/1 मतलब 1। तो ये याद रखिएगा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। और ये कैसे आया वो आपको पता चला। अगर हमें प्रैक्टिकली ये पता करना है कि फैक्टोरियल 0 1 कैसे आया तो हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज हम लोग के पास 2 बॉक्सेस हैं और 2 बॉल्स दिए गए और उनका अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया, तो हम क्या करेंगे बॉक्सेस में बॉल्स को डाल के अरेंज कर लेंगे। अगर एक बॉक्स दिया गया एक बॉल दिया गया तो भी हम अरेंजमेंट कर लेंगे। अगर हमें एक बॉक्स दिया और बॉल नहीं दिया गया और हमें अरेंज करने के लिए कहा गया तो हम क्या करेंगे, बॉल तो है ही नहीं डालने के लिए, बस सिंपल एक बॉक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी मिली 1। क्यों? क्योंकि बॉक्स तो है प्रेजेंट, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो तो एक प्लेस को लेके हमको अरेंजमेंट कितनी मिलेगी 1। तो उसी अरेंजमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं फैक्टोरियल 0 को कितना लेते हैं 1 और फैक्टोरियल 1 भी कितना होता है 1। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये यूज़ होगा। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं सिंपली। जैसे कि अभी तक हमने देखा 5 चेयर्स थे 5 पर्सन थे। ठीक है, तो उसी प्रकार अब परम्यूटेशन पे सिंपल इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम देखते हैं वो कैसे सॉल्व करना है। सपोज हमें क्या दिया गया 5p3, ये कैसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या होगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। इसको हम और क्या लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 × 1 2 कैंसल, तो हमको ये टोटल कितना मिलेगा 16। ठीक है, अब इसके कुछ और न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको करके बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक और टेक्निक मैं आपको बताती हूँ परम्यूटेशन सॉल्व करने के लिए। जैसे हमको दिया गया फैक्टोरियल 8 की वैल्यू, ठीक है, तो अगर हम इसको चाहें तो 1 तक रिड्यूस करते हैं ना इसको,
क्या करते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर हम चाहें या हमें कहीं क्वेश्चन में ज़रूरत हो तो हम क्या करेंगे 8 इंटू 7 तोड़े, अगर हमको फैक्टोरियल 6 चाहिए तो हम क्या करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को पूरा ना लिख के हम क्या करेंगे इसको स्टॉप करके फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर हमें कहीं पे क्वेश्चन में ज़रूरत हो फैक्टोरियल लाने की तो हम क्या करेंगे इतना लंबा ना लिख के उसको डायरेक्ट स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5, उसके बाद क्या आएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम क्या करेंगे पूरा ना लिख के उसको क्या लिखें फैक्टोरियल 4। क्यों किए, क्योंकि फैक्टोरियल 4 हमें यहाँ पे मिला, तो टोटल इन दोनों को हम एक्सपांड ना करके क्या करते हैं वहीं पे स्टॉप करते हैं। तो जहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं उस नंबर को लेके उसके बाद क्या करते हैं फैक्टोरियल लगा देते हैं। ठीक है, ये दोनों हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार जब क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा, अगर हमें ऐसा दिया फैक्टोरियल n दिया तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2। अगर हमें n माइनस 3 के आगे नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे n माइनस 3 लिख के उसके बाद फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, तो ये एक और टेक्निक थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 1 बाई फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू x बाई फैक्टोरियल 10। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल ध्यान दीजिएगा। हम चाहें तो इस फैक्टोरियल 8 को पूरा एक्सपांड करें, फिर फैक्टोरियल 9 को पूरा एक्सपांड करें, इन दोनों का एलसीएम लें, पर उससे क्या होगा बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा। ठीक है, और हमने परम्यूटेशन में पढ़ा है टाइम को रिड्यूस कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने इस टेक्निक में आपको बताया ये फैक्टोरियल, अब जब ऐसा क्वेश्चन होंगे लगातार 3 नंबर दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे सबसे छोटे नंबर को वैसे ही रहने देंगे और जो बड़े नंबर्स हैं उनको तोड़ते हुए कहाँ तक लेके आएंगे उस छोटे नंबर तक, ताकि हम उसको कैंसिल कर सकें। ठीक है, तो इस फैक्टोरियल 8 को हम ऐसे ही रहने दिए। अब क्या करते हैं फैक्टोरियल 9 को हम क्या लिख सकते हैं 9 और 8 हमको चाहिए, इसलिए हमने क्या किया फैक्टोरियल 8 लिखा जैसे हमने इस टेक्निक में देखा था। सिमिलर हम 10 को क्या कर सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ से क्या किए 1 बाई फैक्टोरियल 8 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 9, 10 इंटू 9 इज 90 और क्या है फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा हमको 10 बाई 9 इज इक्वल टू x बाई 90। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा 10 इंटू 90 अपॉन 9, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 100। ठीक है, समझ में आया x की वैल्यू हमने कैसे निकाला। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमको दिया था 1 बाई फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। हमने सबसे पहले क्या किया, अगर हम इसको पूरा एक्सपांड करते, इसको करते, फिर उनका एलसीएम लेके आते, फिर उसको ऐड करते तो बहुत टाइम लगता। तो हमने क्या किया सिंपल फैक्टोरियल मेथड से इस फैक्टोरियल 8 को सेम रहने दिया, फैक्टोरियल 9 को रिड्यूस करते हुए 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिखे, फिर इस फैक्टोरियल 10 को क्या लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किए, ऐसा करने से फैक्टोरियल 8 दोनों साइड से कैंसिल हो गए। अब इसको ऐड किए तो हमको मिला 10 बाई 9, यहाँ पे x बाई 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो x की वैल्यू कितनी मिली हमको 100। तो जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम पूरा एक्सपांड ना करके वहाँ तक करेंगे जहाँ तक हमको ज़रूरत हो। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व। हमें दिया हुआ है NP4 इज इक्वल टू
360। यहाँ पे क्या करनी है हमको, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा है? NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और r के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 4। तो ये क्या हो गया फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। किसके इक्वल है? 360 के। अब आप सोच रहे होंगे हम इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे तो फैक्टोरियल है और फैक्टोरियल भी कैसा, फैक्टोरियल n, उसको हम रिड्यूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेक्निक जो आपको बताई थी वो यूज़ होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, हम इस n को, फैक्टोरियल n को रिड्यूस करते हैं। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, फिर क्या आएगा n माइनस 4। हमने क्या किया, n माइनस 4 पे स्टॉप करके क्या किया, इसको फैक्टोरियल 4 लिखा, ताकि डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाए। कैंसिल होगा ना, इज इक्वल टू 360। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इज इक्वल टू 360। अब हम ये क्या मिला हमको, एक इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व की वैल्यू क्या मिलेगी, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 6। तो ये फैक्टोरियल को सॉल्व करके हमको n की वैल्यू कैसे निकालनी वो आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें हमको क्या करना रहेगा, कुछ लेटर्स हैं उनके अरेंजमेंट बदल बदल के हम उसको कितने टाइप्स के लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।